देखिए बच्चे, बेटा आज की क्लास के अंदर हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से है। अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें समझेंगे जिससे कि हमें और ज्यादा क्लियर आउट हो सके इस चैप्टर में हमें करना क्या है। देखिए बेटा, भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि सर ये जो आप बात कर रहे हो ना यहाँ पे बेसिक टर्म्स की, ये होते क्या है। बेसिक टर्म्स चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, कभी भी अब तक जितनी भी आपने क्लासें ली, ठीक है 10 तक, कभी भी किसी चैप्टर में ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग के अंदर या बुक के अंदर कोई इंडिविजुअल चैप्टर हो बेसिक टर्म्स के लिए? कुछ सोचो, फर्स्ट टू 10 तक आप स्टडी करके आए हो बच्चे, किसी भी एक सिंगल क्लास में ऐसा हुआ है कि चैप्टर से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड बेसिक टर्म्स आपको अलग चैप्टर में समझाए गए हो? कभी भी नहीं हुआ। यानी कि इससे हमें एक चीज समझ आती है कि सर अगर अलग से चैप्टर बनाया है अकाउंटेंसी के अंदर बेसिक टर्म्स का, तो इसकी अपनी क्या होगी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस होगी क्यों, ये समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चे मैंने आपसे पूछा था जब एक सेशन के अंदर कि बेटा जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब 11th के अंदर आप स्टडी करने आए हो, ठीक है, मैंने इसके लिए दो टर्म्स पूछे थे आपसे। एक होता है बेटा हमारा क्या, लिटरेट, और दूसरा टर्म मैंने आपसे पूछा था कि एक होता है हमारे पास एजुकेटेड। ठीक है, दो टर्म्स है हमारे पास, एक है बेटा लिटरेट और एक है एजुकेटेड। जो बच्चे उस सेशन में नहीं थे वो मेरे को आंसर करेंगे कि सर लिटरेट और एजुकेटेड में क्या डिफरेंस होता है बेटा आपके अकॉर्डिंगली। लिटरेट किसे कहते हैं? देखो बेसिकली मैं बताता हूँ, लिटरेट का मतलब होता है एनी पर्सन हु कैन रीड और राइट। जो भी पर्सन लिख और पढ़ सकता है वो क्या कहलाता है, हमारा लिटरेट कहलाता है। हमने पढ़ा है ना, पढ़ा लिखा है, तो यानी कि रिक्शा वाला, चाय वाला, ये सब पढ़ लिख सकते हैं, सब्जी वाला, तो ये ऑल आर क्या कहलाएंगे बेटा, लिटरेट्स कहलाएंगे। एजुकेटेड कौन है? एजुकेटेड इज अ पर्सन हु हैव एनी स्पेशलाइज्ड डिग्री। कोई भी ऐसा एक पर्सन जिसके पास क्या है बेटा, कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री है। अगर हम कॉमर्स की बात करें सीए, साइंस स्ट्रीम की बात करें एमबीबीएस, एमबीए, लॉ, ये सब क्या है यहाँ पे, एजुकेटेड पर्संस कहलाते हैं। अब ये क्यों बताया आपको, तो बेटा अब मेरे को आप एक चीज क्लियर करो कि 10th तक जो आपने पढ़ाई करी थी, 10th तक आपने जो पढ़ाई करी है वो आपने बच्चे लिटरेट होने के लिए करी थी या एजुकेटेड होने के लिए करी थी? लिटरेट ही हुए हो ना उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड होने के लिए अब आपका 11 से स्टार्ट होता है कि आप अपनी अलग अलग स्ट्रीम चुन लेते हो। तो जिसे सीए बनना वो कॉमर्स में आ गया, डॉक्टरी करनी है तो आप साइंस स्ट्रीम में चले गए, आईएएस की तैयारी करनी है आप ह्यूमैनिटीज चुन लेते हो। तो यहाँ से जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है वो किसके लिए हो रही है बेटा, यहाँ पे एजुकेटेड होने के लिए हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जब आप एक स्पेशल चीज की पढ़ाई कर रहे हो तो उसका तरीका भी क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पेशल ही होना चाहिए। अब स्पेशल तरीका कुछ नहीं होता पढ़ाई का, ठीक है, किसी भी तरीके को स्पेशल तरीका आप खुद से बना सकते हो। कैसे, देखो अब हमारे पास ना पढ़ाई के बच्चे दो तरीके हैं। पहला कि आप रटो जो आप आज तक करते आ रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं आपको बार बार 2-3 सेशंस में रिपीट कर चुका हूं कि आपको कोई चीज रटनी नहीं है, आपको क्या करना है, उसको क्लियर करना है। चाहे मेरे एग्जाम्पल से करो चाहे आप अपने एग्जाम्पल से करो। एग्जाम्पल से कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिक, जैसे अभी चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे बेटा, चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो हर सब्जेक्ट के ना अपने कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कुछ यूनिक टर्म्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी क्या है बेटा, हमारे कुछ यूनिक टर्म्स हैं। उसके ऊपर आते हैं अब एक एक करके, पहले होते क्या है। जैसे कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने क्या समझा था कि सर अकाउंटिंग है क्या, बेसिकली ये रिकॉर्ड करती है, किसको करती है, ट्रांजेक्शन्स को करती है। लेकिन अब ट्रांजेक्शन्स होती कौन सी है बेटा, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाती है हमारी, कौन सी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी हमारी। कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाएंगी बेटा, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कहता द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन रेफर्स टू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज। भाई ऑब्वियसली बात है, क्या ट्रांजेक्शन कभी एक सिंगल पार्टी में हो सकती है? नहीं हो सकती ना। फिर ट्रांजेक्शन का मतलब हिंदी में क्या लिखवाया था मैंने आपको, लेन देन, खरीदना बेचना, तो सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता। तो ट्रांजेक्शन में सबसे पहले क्या याद रखना है बेटा हमें, कि दो पार्टीज होती हैं। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ मॉनेटरी कंसिडरेशन। और अकाउंटिंग के अंदर हमें ये याद रखना है कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो किस पर्पज से हुई हो, मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए हुई हो। मॉनेटरी कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मैं कहीं पे गया, मैंने वहां से मान लो कोई भी सामान खरीदा और उसके बदले में मैंने उसे पैसे दिए, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे हम, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो बेसिक टर्म समझ आया क्या? पहला टर्म है सर हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो कैसे होती है, उसमें दो लोग होने चाहिए, और वो ट्रांजेक्शन कैसे होनी चाहिए, पैसे के लेन देन के बदले में होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए अब आते हैं इसके बाद बेटा हम कैपिटल के ऊपर। देखो कैपिटल को बाद में पढ़ेंगे, पहले समझेंगे। भाई आप और मैं मिलके एक फर्म तैयार करते हैं, ठीक है। चलो नवरात्रे चल रहे हैं तो हम कर लेते हैं जय माता दी लिमिटेड वाली फर्म एक स्टार्ट करी हमने, ठीक है। अब बेटा कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या फर्म स्टार्ट करोगे तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा उसके अंदर? सबसे पहले क्या लगाओगे उसमें? मनी, पैसा लगेगा नहीं लगेगा? चलो जी सर, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इन्होंने बताया कि सर सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? सर उसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। चलो जी ठीक है, मैंने लिया दुकान, दुकान खोल दी, पैसा लगा दिया, तो क्या बिजनेस स्टार्ट हो गया? दूसरा क्या लगाना पड़ेगा भैया हमें यहाँ पे? अब हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ पे क्या? गुड्स। यानी आप स्टेशनरी का काम कर रहे हो तो आपको स्टेशनरी का सामान भरना पड़ेगा, कपड़े का काम कर रहे हो तो आपको कपड़े का सामान भरना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिटेल में हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उसका ओनर होता है उस मालिक को उस बिजनेस में क्या लगाना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। और उस टर्म को अकाउंटेंसी में क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला गया है। क्या बोला गया है बच्चे वहां पे? उसको कैपिटल बोला गया है। देखो लिखा है, कहता है इट रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, का मतलब होता है बेटा हमारा यहाँ पे ओनर, इन द बिजनेस। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ कैश, या तो हो सकता है उसने क्या लगाया हो बेटा उसके अंदर? कैश लगाया हो, या फिर असेट्स के रूप में भी हो सकता है। असेट्स अभी हम समझेंगे, असेट्स को आप अभी मान के चलो क्या गुड्स भी लगा सकता है। इन मनी फॉर्म, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू इट्स ओनर। अब ये वाला टर्म समझ लेते हैं हम क्या है। जो कैपिटल होता है ना, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ना हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला गया है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या है? सेपरेट का मतलब आपको पता है अलग, लीगल का मतलब कानूनी, एंटिटी का मतलब होता है यहाँ पे ये जो एंटिटी वर्ड यूज किया गया है ना, बेसिकली पहचान के लिए यूज होता है, ओनर के लिए। तो बेसिकली ये जो रूल है या ये प्रिंसिपल है, ठीक है, या ये कंसेप्ट है, ये हमें क्या समझाता है? ये समझाता है कि सर जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। ये दोनों की दोनों क्या है? अलग अलग होती हैं। अलग अलग कैसे होती हैं इसको समझते हैं, जरा इस एग्जांपल को समझते हैं। आप सबको पता है कि हमारी मार्केट के अंदर रोड पे एक शॉप है जिसका नाम है रिलायंस फ्रेश, ठीक है। एग्जांपल समझना, हमारे यहाँ पे क्या है बेटा? एक रिलायंस फ्रेश है, ठीक है बच्चे। अब इनके क्या है? आगे एक ओनर है, और ओनर का नाम क्या है बेटा यहाँ पे? अंबानी। ये सबको पता है कि भाई रिलायंस के ओनर कौन है? अंबानी जी हैं। अब हुआ क्या कि आप रिलायंस फ्रेश से, एग्जांपल पहले भी हुआ था ये आपका, कि आप रिलायंस फ्रेश से कुछ सामान खरीद के लेके आए, उस सामान में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आप सीधा क्या अंबानी को फोन लगाओगे? जी मैं 1 किलो सेब लगाया था, सेब खराब निकले हैं? ऑब्वियसली बात है नहीं। आप किसको फोन करोगे? रिलायंस को करोगे, रिलायंस फ्रेश के पास जाओगे। ऐसे ही अगर मान लो अंबानी की घर में अभी जैसे शादी थी पीछे, तो उसके अंदर क्या आ रहा था? कहीं पे भी ये आया कि रिलायंस कंपनी के अंदर शादी है, हर जगह क्या आया कि अंबानी फैमिली के अंदर शादी है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचा कि सर बिजनेस में लॉस होता है तो रिलायंस का नाम आ जाता है, उसके घर में कुछ होता है तो अंबानी का नाम आ जाता है? ये क्या चक्कर चल रहा है? कुछ गड़बड़ सी लग रही है हमें तो। दोनों तो एक ही है ये। भाई कंपनी अंबानी की है तो अंबानी और कंपनी में कोई डिफरेंस होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों? एज पर लॉ बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर क्या है? बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा भी लगाया है ना, तो वो बिजनेस से उसके बदले में क्या लेगा बेटा? इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा उससे? ठीक है, किस कॉन्सेप्ट की वजह से लेगा? 1 मार्क्स में अगर आपसे कोई 11th में भी पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे? सर सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से क्या होता है? ओनर और ओनर्स का बिजनेस जो होता है वो दोनों क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। अब इस टर्म पे दोबारा आएंगे कि ये लायबिलिटी कैसे बनी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए अब दो टर्म्स आपको क्लियर हो गए, सर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है और कैपिटल क्या है। अगले टर्म पे आता हूं बच्चे। अगला टर्म है ड्रॉइंग्स। क्या है अगला टर्म? अब ध्यान से सुनना। ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा कि जब कोई भी ओनर
बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करेगा, ठीक है, चाहे वो कैश हो चाहे फिर वो गुड्स हो, तो वो जो टर्म है बेटा, वो टर्म क्या कहलाता है हमारा यहाँ पे, ड्राइंग्स कहलाता है। अब पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं, थ्योरी पे हम फिर से आ जाएंगे। आप में से किसी की घर पे कोई दुकान है, किसी का भी कोई बिजनेस है, किसी का नहीं, नहीं, मान लेते हैं चलो कि किसी के घर के अंदर क्या है, जनरल स्टोर है, ठीक है, या कोई भी काम है। आप अभी ट्यूशन आ रहे थे, आपने निकलते निकलते क्या करा कि ठीक है पापा एक काम करना, मेरे को ना रजिस्टर चाहिए ट्यूशन के लिए, आप रजिस्टर दे दो। तो क्या उस रजिस्टर के बदले में आपने पापा को पैसे दिए होंगे? नहीं दिए होंगे। वो जो आपने रजिस्टर निकाला बेटा, किस लिए निकाला? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी आप अपने बिजनेस में से कुछ भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लोगे, तो उसको अकाउंटिंग में क्या नाम दिया गया बेटा? ड्राइंग्स के नाम से जाना गया। क्या माना गया उसको? ड्राइंग्स माना गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया गुड्स का एग्जाम्पल। मान लो आप आ रहे थे, आपने कहा पापा ट्यूशन से आते हुए मेरे को कुछ सामान लेके आना, आप एक काम करो 100 रुपए दे दो मेरे को। पापा ने क्या करा, जो कैश काउंटर था ना उसमें से 100 रुपए निकाले, आपको पकड़ा दिए। तो वो 100 रुपए जो है वो पापा की बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई? नहीं हुई ना। वो क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चे को दिए, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई बेटा? पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गई। तो जहां पे भी बिजनेस से आप क्या निकालोगे, चाहे आप कैश निकालो चाहे आप बच्चे गुड्स निकालो, तो उस टर्म को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे ड्राइंग्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखा भी है यहाँ पे, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉन और द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। इसे फॉर्म की जगह कर लेंगे हम क्या? फ्रॉम द बिजनेस। ये जो आगे लिखा है ना लायबिलिटी, और ये पहले असेट्स लायबिलिटी समझ के फिर ये समझाऊंगा आपको ये है क्या, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है बेटा आपका क्या? लायबिलिटी वाला पोर्शन जैसे आया है। अब इसको जरा और ध्यान से सुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए देखो बच्चे, एक टर्म आया हमारे पास, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को अगर मैं बात करूं ना, तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है क्या बेटा यहाँ पे? उधार। यानी जब भी हम किसी से कोई भी चीज बोरो करते हैं, तो वो क्या बन जाती है मेरे लिए? लायबिलिटी बन जाती है। अभी मैंने आपको पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया उसकी बात करते हैं। हमने एक टर्म पढ़ा बेटा, क्या? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या है? ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया, किसके लिए? फर्म के लिए। या फिर हम कह सकते हैं ओनर ने पैसा कहां पे लगाया? बिजनेस में। उस टर्म को किस नाम से जाना मैंने? कैपिटल के नाम से जाना। यहां तक क्लियर है पक्का अच्छे से? चलिए, अब ओनर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब अकाउंटिंग का ना एक रूल अभी 11th के लिए बिल्कुल दिमाग में स्टोर कर लो कि सर हम एंट्री या अकाउंट किसके लिए बनाते हैं? हम अकाउंट हमेशा बनाते हैं किसके लिए बेटा? अपने बिजनेस के लिए। तो हमें जो कुछ भी सोचना है ना, सही कह रहा हूं, उसे याद कर लेना। अगर दोनों तरफ से सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। आपको सिंपल ये सोचना है कि सर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो हमें सोचना भी किसके हिसाब से है? बिजनेस के हिसाब से। अब हुआ क्या, यहाँ पे बेटा मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया किसके पास? बिजनेस के पास, ठीक है। अब ये बिजनेस के लिए क्या बन गई? एक तरीके से बिजनेस की क्या बन गई? ये लायबिलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ऊपर मालिक का क्या चढ़ गया? एक तरीके से उधार चढ़ गया। यहां तक समझ आई? क्लियर है ये चीज? क्योंकि मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, और मालिक और बिजनेस दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसीलिए मालिक के लिए क्या बन गई वो, यानी बिजनेस के लिए क्या बन गया वो? एक तरीके से लायबिलिटी बन गया। क्लियर है यहां तक? अब इसी के बाद हमने एक टर्म और पढ़ा था जी अभी, उसका नाम क्या था? ड्राइंग्स। इस पे अभी आते हैं। अभी पहले आप आओ लायबिलिटीज को क्लियर करते हैं। मैंने आपको बताया कि बेटा लायबिलिटीज जो है उसका मतलब है क्या यहाँ पे? उधार। बेटा अब जो लायबिलिटीज है ना, ये दो तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। एक होती है बच्चे हमारी यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटी, और एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी।
ठीक है, पहले समझेंगे उसके बाद उसके ऊपर आएंगे नोट्स के ऊपर। फिक्स लायबिलिटी क्या है बेटा? सिंपल वर्ड में विच कैन बी पेड इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है यहां पे मोर देन अ ईयर। मेरा कोई भी ऐसा उधार जो मैं लंबे समय में चुका सकता हूं, यानी 1 साल से ज्यादा में पे कर सकता हूं, वो क्या कहलाती है बेटा? हमारी फिक्स लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर? अब करंट लायबिलिटी क्या है जी? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है विच कैन बी पेड विद इन अ ईयर। ठीक है, विद इन अ ईयर का मतलब क्या है? लेस देन 1 ईयर, या हम इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? शॉर्ट रन के नाम से भी जानते हैं। 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी है। दोनों में किसी को कोई डाउट? बेसिक सी बात है, मैं आपको बताता हूं, शुरू से सुनो। लायबिलिटी मतलब उधार। दो तरीके की लायबिलिटी है सर, एक फिक्स्ड है, ऐसा उधार जो मेरे को लंबे समय में पे करना है वो फिक्स्ड है। जो मेरे को 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर पे करना है, छोटे टाइम में पे करना है, वो क्या है बच्चे? हमारा करंट है। अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल खुद दूंगा, उसके बाद आप मेरे को एग्जांपल्स देंगे इसके। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं फिक्स लायबिलिटी का बेटा। फिक्स लायबिलिटी का मतलब है, सपोज करो बैंक लोन टेकन फॉर 5 ईयर्स। मैंने बैंक से कितने सालों का लोन लिया बेटा? 5 सालों का। मेरे को कब तक पे करना है? ये अगले 5 सालों तक पे करना है। तो 1 साल से ज्यादा में पे करना है ना, तो ये क्या बन गई बच्चे मेरी यहाँ पे? फिक्स लायबिलिटी बन गई। क्लियर? अब यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं। बोरो फ्रॉम फ्रेंड फॉर 2 और 3 मंथ्स। आपने किसी से 2-3 महीने का उधार ले लिया अपने फ्रेंड से, तो वो कब पे करना है आपको? 2-3 महीने के अंदर पे करना है। तो ये क्या बन गई बेटा? हमारी करंट लायबिलिटी बन गई। क्लियर हो गया? फिक्स लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद देखिए नोट्स की बात करते हैं हम अपने। देखो बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं पढ़ने पे। लायबिलिटी क्या है? कहता है इट इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू इट्स आउटसाइडर। ओज का मतलब है क्या बेटा? एक तरीके से उधार लेना। ओज का मतलब क्या है यहाँ पे? उधार लेना। यानी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ने क्या कर रखा है बेटा? ओज का मतलब हो गया यहाँ पे उधार। जो बिजनेस ने बाहर वालों से उधार ले रखा है वो बिजनेस की क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं। एक है करंट लायबिलिटी, सेम लिखा होगा जो आपको समझाया। कहता है दीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, जो 1 साल के अंदर पे करनी है। एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब होता है बेटा ऐसा लोन जो 1 साल से कम का होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लो क्या होता है। आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, आपका रेंट ड्यू हो चुका है, आपने अभी तक पे नहीं करा। ठीक है, या उसको ऐसे समझो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हम सबके घर पे, मान लो, ध्यान से समझना, बीएसईएस से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 10,000 रुपए का, और उसकी लास्ट डेट क्या है बेटा? 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल 2024। जब तक मैं इसको भर नहीं दूंगा, जब तक मैं इसको भर नहीं देता, तो वो बिल मेरे लिए क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। तो वो मेरी कौन सी लायबिलिटी हो गई भाई? भरना तो मेरे को 15 अप्रैल तक ही है ना, शॉर्ट टर्म में ही भरना है। तो ये मेरी कौन सी लायबिलिटी हो गई बेटा? एक तरीके से आपकी करंट लायबिलिटी। यहाँ पे मेंशन भी है विद इन अ ईयर। ठीक है बच्चे, फिक्स लायबिलिटी क्या है सर? कहता है दीज आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, मंथ, मोर देन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म एडवांसेस। यानी मैंने अगर कोई लोन लिया है लॉन्ग टर्म के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा मेरा यहाँ पे? फिक्स्ड लायबिलिटी कहलाएगा। यहां तक क्लियर सबको अच्छे से? लायबिलिटी पूरा पोर्शन क्लियर है जी? सबको क्लियर बच्चे? चलिए, अब इसके बाद आते हैं बेटा हम यहाँ पे, देखिए, देखो अगेन, अब हम पहले ना, देखो पहले चीज समझो उसके बाद पढ़ो।
पढ़ के समझने वाला कॉन्सेप्ट 10 तक है, वो रटना वाला हो गया कि पहले बुक की लैंग्वेज ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब पहले हम समझेंगे सर यहाँ पे असेट्स बता दो एक बार क्या होती हैं। असेट्स का मतलब बेटा हिंदी में जो बोला गया है ना, वो बोला गया है यहाँ पे संपत्ति, और जो अपनी लैंग्वेज में मैंने एक सिंपल लाइन में मेंशन किया है क्या, एनीथिंग ऑन विच वी हैव ओनरशिप राइट। क्या बच्चे, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके ऊपर मेरा मालिकाना हक है, मैं कह सकता हूं जी मैं मालिक हूं उस चीज का, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, मेरी संपत्ति, मेरी असेट्स कहलाएगी। अभी एग्जांपल की बात करते हैं। अभी आप इस क्लासरूम के अंदर हो फिलहाल, ठीक है। यहां पे देखो एसी, लैपटॉप, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फैन, चेयर्स, बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इस सब का ओनर मैं हूं, तो ये सब मेरे लिए क्या कहलाएंगे बेटा, हमारी असेट्स कहलाएंगी, मेरी संपत्ति कहलाएगी। असेट्स तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे पूछूं सर आपके पास क्या क्या असेट्स हैं, कोई बताएगा इस टाइम पे आपके पास क्या क्या असेट्स हैं? बैग, पेन, बुक्स, फोन, स्कूटी पे आए हो तो स्कूटी, ये सब क्या हो गई बेटा, ये आपकी असेट्स हो गई। तो असेट्स तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके भी कुछ छोटे भाई बहन है, ठीक है, वो ढूंढते हैं कौन कौन है। टाइप्स ऑफ असेट्स, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर भी जो असेट्स आती है बेटा, वो आती है हमारी कौन सी, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, ये बुक की लैंग्वेज से थोड़ा अलग लिखवाता हूं मैं इससे जान के, ताकि आपको इजीली समझ आए। विच कैन बी परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल, कोई भी ऐसी एसेट जो मैं खरीदता हूं लेकिन मैं वो बेचने के लिए नहीं खरीदता, अपने खुद के यूज के लिए खरीदता हूं, वो सारी क्या कहलाएंगी, मेरी फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स देख रहे हो, तो ये चेयर्स क्या मैं बेचने के लिए लाया नहीं, तो ये मेरे लिए क्या है, सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, चेयर्स इन क्लासरूम, ठीक है। मैं आपको ना बेटा आसपास के एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बेटर थोड़ी क्लियरिटी रहेगी। घर में जाके भी देखो, तो आज जैसे कमरे में घुसोगे देख लेना क्या क्या असेट्स है, तो आपको असेट्स क्लियर हो जाएगा। उधार देख लेना, मम्मी के कितने देने हैं, पापा के कितने देने हैं, पूरी अकाउंटेंसी हमारी डेली लाइफ से लिंक है। ऐसे करके पढ़ोगे मजा भी आएगा और कभी भूलोगे नहीं। रटोगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बुके लिखते रहो और याद करते रहो, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा सर, फिक्स्ड असेट्स तो समझ आ गई। अब इसी का एक और भाई है, उसका नाम है बेटा करंट असेट्स। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है बच्चे हमारी, विच कैन बी परचेज्ड फॉर रीसेल। ये वो असेट्स हैं जो हम खरीद के लाते हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, बेचने के लिए लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर्स एट फर्नीचर शॉप। अब भैया कुछ चेयर्स कहां पे रखी हुई हैं, फर्नीचर शॉप पे रखी हुई हैं, तो फर्नीचर वाला क्यों लेके आया होगा बेटा, बेच के पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए क्या बन गई, वो करंट असेट्स। तो आपको इससे एक चीज और समझनी है कि सर एक ही चीज फिक्स्ड भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका यूजर कौन है। अगर हम अपने खुद के लिए ले आए, अब भाई मैं इसकी दुकान पे जाया, वहां से मैं चेयर खरीद लाया, तो वो मेरे लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जिसे आंसर देना हो वो हैंड रेस करेगा बस। अभी बेटा इस रूम के अंदर जो एसी लगे हुए हैं, ये मेरे लिए मेरी फिक्स्ड असेट्स हैं या करंट असेट्स हैं, बोल लो सारे एक साथ, फिक्स्ड असेट्स हैं। अब यही एसी कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है जिसका काम है एसी फ्रिज टीवी बेचने का, वहां पे एसी पड़े हुए हैं उसके पास, तो वो उसके लिए क्या है,
करंट असेट्स है, यहां तक क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि जिस दुकान से आप एसी खरीदने जाओगे तो बेटा उसने अपनी दुकान में भी तो एक एसी लगा रखा होगी, कस्टमर आएंगे तो ठंडी रहनी चाहिए दुकान, तो जो उसकी दुकान में वो एसी लगा हुआ है वो उसकी कौन सी असेट्स है? समझ आ गया अब अच्छे से? ठीक है, तो बेसिकली करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स बच्चे अच्छे से क्लियर है सबको? चलो अब इसके बाद इसके और दो छोटे से पार्ट्स भी हैं, उसको भी देखते हैं बेटा। तीसरा पार्ट आता है बेटा हमारा यहाँ पे टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स क्या है बेटा? विच कैन बी सीन और टच्ड। कोई भी ऐसी एसेट जिसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, वो सब क्या कहलाती है मेरे लिए? टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, 99.9% ऑफ द असेट्स आर टेंजिबल। लगभग सारी की सारी असेट्स ही क्या होती है हमारी? टेंजिबल होती हैं। लेकिन सर 0.1% छोड़ा है, कुछ तो होगा यहाँ पे भी। अब वो क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे बच्चे, इन टेंजिबल assets which can't be seen or touched। ऐसी assets जिसको मैं देख भी नहीं सकता, उसे मैं छू भी नहीं सकता, लेकिन assets का मतलब सर आपने बताया मैं उसका मालिक हूं। पहली बन गई है कि हम उसके मालिक हैं, लेकिन हम उसे देख भी नहीं सकते और हम उसे छू भी नहीं सकते। क्या होगा? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज एक ऐसी चीज है आप उसे देख तो नहीं पा रहे, मालिक तो आप ही उसके, और है ना पहेली सी थोड़ी, है ना? देखो समझो, कुछ जो गिनी चुनी चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहले आती है बेटा आपकी गुडविल। गुडविल को नॉर्मल भाषा में यहां पे बोला गया है क्या? रेप्यूटेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चा आता है, मेरा नाम भी कई बार बाद में जानता है, सर किसी ने रेफर किया था कि इंस्पायर एकेडमी में पढ़ लेना। आप आ गए इंस्पायर एकेडमी में। इंस्पायर एकेडमी क्या है बेटा? सिर्फ एक नाम एग्जिस्ट कर रहा है, वो मेरी गुडविल है। क्या आपको डाउट पूछने तो आप इंस्पायर एकेडमी से पूछ लोगे? कभी आप उससे मिले हो, कभी देखा? सिर्फ एक नाम है वो। तो वो क्या है? गुडविल है, रेपुटेशन है वो। लेकिन ओनर कौन है? मैं हूं उसका, लेकिन मैं उसको देख और छू नहीं सकता, फिजिकली अपीयर नहीं है कहीं पे भी वो। तो वो कौन सी एसेट्स हो गई बेटा मेरी? इंटेंजिबल हो गई। इसके अलावा आपकी लाइफ से लेते हैं, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? जैसे एक रूल बना हुआ है, चलो रूल की बात करते हैं भाई, रेड लाइट जंप नहीं करनी। रेड लाइट जंप, कब आपको रेड लाइट ने आवाज दी रुक जाओ भैया? नहीं ना। लेकिन क्या है, क्या वो रूल आपने कभी कहीं देखा? देखने का मतलब फिजिकली देखा कहीं पे भी? किताबों में लिखा हुआ है तो पढ़ा ना, कहीं पे एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा वो, लेकिन है तो सही। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे भी क्या हो गए? ऐसे हो गए। इसके अलावा एक टर्म हो रहेगा आपका अकाउंटेंसी के अंदर, एक टर्म आपने ये बहुत बार देखा होगा, अब याद आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं। कॉपीराइट। देखा है कहीं पे इसको? कहाँ पे? स्टोरीज में। और कहीं? कहीं नहीं देखा? और मैं कह दूं सबने देखा और कई बार देखते हो, दिन में कई बार देखते हो। सीरियल देखते हो, कोई ना कोई तो देखते होगे टीवी। जैसे ही सीरियल खत्म होता है सबसे पहले लिखा हुआ आता है कॉपीराइट। सीरियल खत्म होते ही लिखा होता है वहां पे कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है? अब भैया आपका यह फेमस शो चलता है भैया हमारा कपिल शर्मा, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी तक ये किस पे आ रहा था बेटा? सोनी पे। तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि चलो यार कपिल कहता है आज ना मेरा सोनी पे आने का मन नहीं कर रहा, मैं तो जी टीवी पे आऊंगा? ऐसा हुआ है कभी? क्या हो सकता है? नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? कॉपीराइट का मतलब है कि कपिल शर्मा का जो कॉपीराइट है ना, वो किसने खरीदा हुआ है बेटा? सोनी टीवी ने खरीदा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया ये वाला जो प्रोग्राम है हमारे अलावा कोई दूसरा टेलीविजन नहीं दिखा पाएगा। क्लियर है? एक टर्म और आपने सुना होगा बेटा, उसका नाम होता है पेटेंट्स। सुना है कभी ये नाम? पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं ये समझ लो। आपने बेटा बहुत सारी क्या देखी होंगी? कार्स देखी होंगी, होंडा की, ठीक है, मारुति की, किया की,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए सड़क पे चलते हुए देखते हो, मेरे को एक सिंगल गाड़ी ऐसी बता दो जो 100% एक दूसरे के जैसी दिखती हो। 100% बोला है मैंने कि बिल्कुल देखने में हो कि चाहे होंडा की है और मारुति की दोनों गाड़ियां हैं सर बिल्कुल सेम है। इवन आपको आज की डेट में पता होगा भाई क्या कि जो नेक्सा है और जो टोयोटा है उसका आपस में कोलैबोरेशन है। जैसे नेक्सा की बलेनो आती है तो वो टोयोटा भी देता है, लेकिन वो किसी और नाम से देता है और थोड़ा सा उसके डिजाइन में उसमें चेंज कर रखा है, उसने सेम नहीं निकाल सकता वो क्या होता है बेटा, कुछ टेक्नोलॉजी है मान लो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ हमारी टेक्नोलॉजी है। शार्क टैंक किसने देखा है? देखा है शार्क टैंक? जरूर देखो अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो आप। उसमें देखो कई बंदे ये आके कहते हैं कि सर इस चीज पे ना मेरा पेटेंट राइट है। पेटेंट राइट का मतलब क्या है? मैंने ये बनाई है और मैंने गवर्नमेंट से उस पर अपना अधिकार ले लिया कि मेरे अलावा ये कभी भी कोई और यूज। एग्जाम्पल के तौर पे रिचेस्ट पर्सन ऑफ अर्थ कौन रहे काफी साल तक? बिल गेट्स। यही रहे। क्या बना दिया था ऐसा? सिंपल सी एक माइक्रोसॉफ्ट की चिप बनाई जिसके बिना आज प्रेजेंट में भी कोई भी पीसी कोई भी चीज नहीं चल पाती उस चिप के बिना। और उस चिप का पेटेंट राइट किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट के पास है। समझ आ रही है? तो समझ आ रहा है पेटेंट का क्या रोल है कि अगर आपने पहली बार कोई चीज इंट्रोड्यूस की है और आपने गवर्नमेंट से जाके अपने नाम पे उसे पेटेंट करा लिया तो आपके अलावा बेटा, आपकी परमिशन के अलावा फिर उसको कोई यूज। अब इसका एक एग्जांपल और देता हूं भाई। दो फोन्स आते हैं मार्केट के अंदर, जो टॉप ब्रांड्स की बात करें हम, एक हो गया आपका और एक हो गया आपका यहाँ पे एप्पल का, है ना। एक बार क्या हुआ था बेटा, सिर्फ इस सैमसंग ने, ठीक है, एक आइकन, आइकन समझते हो ना सब, जो अंदर आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, एक आइकन एज इट इज एप्पल जैसा शो कर दिया था अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। उस चक्कर में सैमसंग को लगभग लगभग, जहां तक मुझे याद है, 400 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। किसको? एप्पल को। सिर्फ एक डिजाइन कॉपी करने पे। क्यों? एप्पल ये कहता है कि भैया जो कुछ भी मेरा है इसके ऊपर पेटेंटेड राइट किसका है? मेरा है। मेरे अलावा इसको मेरी परमिशन के बिना तो कोई यूज। और बहुत सारे एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। आप बर्गर खाने जाते हो, दो तीन चीजें ना हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। एक, हर कॉर्नर पे बीकानेर वाला और अग्रवाल स्वीट्स। कहीं चले जाओ इंडिया में घूमने, कोने की दुकान या तो अग्रवाल स्वीट्स के नाम की है या फिर बीकानेर के नाम की, यही होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? बर्गर जो रेडी वाले होते हैं उसके अंदर एक कॉमन बर्गर वाला हर जगह मिलता है, या तो मिलेगा बालाजी, लिखा होगा बालाजी बर्गर वाला, कहीं चले जाओ, बहुत सारा देख ली मैंने बालाजी के नाम से, ठीक है। अब ये है क्या? लेकिन ऐसा कभी क्यों नहीं देखा गया कि सर हम घूमने गए थे, एक रेडी वाले ने लिखा हुआ था मैकडी बर्गर वाला? कहीं पे भी देखा आज तक कि बोर्ड पे लगा हुआ भाई साहब मैकडी बर्गर? नहीं कर सकते बेटा। रीजन पता है क्या होता है बिहाइंड बेटा उसके? कि उसका नाम जो है ना, वो उसने क्या कर रखा है? ट्रेडमार्क करा रखा है। ट्रेडमार्क भी क्या है? हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। उसने गवर्नमेंट के अंदर अपने नाम को क्या करा रखा है? रजिस्टर करा रखा है कि मेरा नाम, मेरा लोगो, मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस नाम को खरीदने के ही आप उसे क्या देते हो बेटा? एक तरीके से पैसे देते हो। बात समझ आ गई सारी? तो ये पूरा क्लियर हो गया इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं बच्चे? क्लियर? चलो अब इसके बाद आ जाते हैं आपके किसके टॉपिक पे? वापसी नोट्स के ऊपर आते हैं जी। चलो ये रहा जी, देखिए असेट्स क्या है बेटा। देखो साफ लिखा है यहाँ पे, कहता है असेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी इंडिविजुअल की वो रिसोर्सेज जिसको वो मनी में रिप्रेजेंट कर सकता है। भाई मैं कहता हूं मेरे पास असेट्स है, कैसे? मैंने कही भाई मेरे पास 50 लाख की जमीन है, एक बिल्डिंग है, मैंने 20 लाख रुपए की शेयरी है, 1 लाख रुपए मेरे पास कैश है, 5 लाख रुपए मेरा बैंक का बैलेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरी टोटल मिला लो 70 लाख और 76 लाख। तो मैं क्या बोलूंगा जी, मेरे पास टोटल कितने की असेट्स है जी? 76 लाख की असेट्स है। समझ आया? यानी यहाँ अगर इस रूम की असेट्स की बात करूं, मान लो 2 एसी लगे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपए ले लिए, चेयर्स पड़ी हुई हैं 10,000 रुपए की ले ली, ठीक है। तो ऐसे करके इन सब चीजों को जोड़ दोगे तो मेरी किसकी वैल्यू निकल आएगी बेटा? असेट्स की वैल्यू निकल आएगी। तो किसी भी इंसान के पास जो भी रिसोर्स होते हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू के अंदर हम काउंटिंग कर रहे हैं वो क्या है? हमारी असेट्स के अंदर गिनी जाती है। करंट असेट्स क्या है? दीज आर दोज असेट्स व्हिच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये भी याद करना है आपने। क्या सर? कोई भी हमारी ऐसी असेट्स जिसको मैं 1 साल से कम में किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका बैंक बैलेंस 1 साल लगता है कन्वर्ट करने में, जाओगे बैंक से पैसा निकालोगे, आ गया। गोल्ड
मार्केट में जाओ, यहाँ पे गोल्ड लो, सामने से क्या ले लो, उससे पैसे ले लो। तो ये सब कौन सी एसेट्स हो गई बेटा, करंट एसेट्स। यानी कोई भी ऐसी एसेट्स जो कि बहुत जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, एक साल के अंदर अंदर कैश में, वो क्या कहलाएगी, हमारी करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या है, अब लेकिन पहले एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। देखो एक तो हो गया कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आऊंगा मैं इसके ऊपर भी। फिर आता है बेटा हमारा यहाँ पे क्या, फिक्स्ड एसेट्स। दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर परचेज्ड इन द बिजनेस विद अ व्यू टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। यानी फिक्स्ड एसेट्स हमारी सर वो एसेट्स होती हैं जो हम दोबारा से बेचने के लिए नहीं खरीदते, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद बेटा यहां पे आ गई आपकी टेंजिबल एसेट्स। क्या है, कहता है दीज आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सो दे कैन बी टच्ड और सीन, फॉर एग्जांपल लैंड एंड फर्नीचर। इंटेंजिबल क्या है जी, व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सो दे कैन नॉट टच्ड और सीन, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट। ये तीनों भी आपको समझा के चुका हूं मैं। क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से? ठीक है, चलिए गुड।